मान लीजिए आपने YouTube खोला और एक वीडियो पर क्लिक किया। अब आपके फोन को वह वीडियो चाहिए, लेकिन वीडियो है कहाँ? आखिर जो वीडियो और फोटोज आप इंटरनेट पर अपलोड करते हैं वे स्टोर कहाँ होती हैं और आपके फोन में तुरंत कैसे लोड हो जाती हैं? आइए इसे बिल्कुल बुनियादी स्तर से समझते हैं, वह भी 3D एनिमेशन की मदद से। वीडियो आपके फोन के अंदर नहीं होती। इंटरनेट पर मौजूद हर वेबसाइट, वीडियो, फोटो और फाइल किसी न किसी बड़े कंप्यूटर में स्टोर होती है। इन बड़े कंप्यूटरों को सर्वर कहा जाता है और हजारों सर्वरों को एक साथ रखने वाली जगह को डेटा सेंटर कहा जाता है। डेटा सेंटर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहां हजारों पावरफुल कंप्यूटर्स लगातार चलते रहते हैं। ये सामान्य घरेलू कंप्यूटरों जैसे नहीं होते। इनका मुख्य काम लोगों तक डेटा पहुंचाना होता है। जैसे ही आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं, YouTube का सर्वर उस वीडियो को खोजता है और उसे आपके फोन तक भेजना शुरू कर देता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर सर्वर हजारों किलोमीटर दूर है तो डेटा आपके फोन तक पहुंचेगा कैसे? आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि इंटरनेट पूरी तरह सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। पहली नजर में यह बात सही लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वर से सिग्नल सैटेलाइट तक जाता होगा और फिर सैटेलाइट से आपके फोन तक पहुंचता होगा। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है। सैटेलाइट धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होती है, तो डेटा को पहले इतना ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। मतलब बहुत लंबा सफर, और जितना लंबा सफर उतना ज्यादा समय लगेगा। इंटरनेट बहुत ही स्लो हो जाएगा। यही वजह है कि दुनिया का ज्यादातर इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं चलता। तो अब सवाल उठता है, अगर सैटेलाइट नहीं तो फिर डेटा आखिर जाता कैसे है? असल में इंटरनेट एक बहुत बड़े केबल नेटवर्क पर चलता है। इन केबल्स को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स कहा जाता है। पूरी दुनिया शहरों के नीचे, सड़कों के नीचे और यहां तक कि समुद्रों के अंदर भी इन्हीं केबल से जुड़ी हुई है। यानी जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादातर समय आपका डेटा इन्हीं केबल्स के अंदर यात्रा कर रहा होता है। लेकिन आखिर ये केबल्स इतनी खास क्यों हैं? बिजली के तारों में डेटा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जाता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में डेटा लाइट के रूप में ट्रैवल करता है। हाँ, इंटरनेट असल में लाइट की स्पीड से चलता है। यहां ध्यान से देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर बहुत पतले ग्लास फाइबर्स होते हैं, इतने पतले जितना इंसान का एक बाल होता है। अब सवाल ये है, लाइट तो सीधी चलती है, फिर वो केबल के अंदर मुड़ मुड़ कर बाहर निकले बिना आगे कैसे बढ़ती रहती है? इसका जवाब फिजिक्स के नियमों में छिपा है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन बदल जाता है। इसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन एक खास एंगल पर लाइट बाहर निकलने की बजाय वापस अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी जब लाइट ग्लास पर एक स्पेसिफिक एंगल से पड़ती है तो पूरी लाइट बाहर जाने की बजाय अंदर ही चलती रहती है। ऑप्टिकल फाइबर इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। अब केबल के अंदर लाइट बार बार बाउंस करती रहती है और हजारों किलोमीटर तक आगे बढ़ती रहती है। अब तक सब ठीक है, लेकिन अब एक नई समस्या आती है। अगर दुनिया के अलग अलग देशों को जोड़ना हो तो इतनी लंबी केबल्स बिछेंगी कहां और कैसे? दुनिया के देशों को जोड़ने के लिए सबमरीन केबल्स बिछाई जाती हैं। विशाल जहाज समुद्र के अंदर हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर केबल्स बिछाते हैं। यही केबल्स अलग अलग महाद्वीपों को जोड़ती हैं। असल में दुनिया का बहुत बड़ा इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे से चलता है। अब तक हमने समझ लिया कि डेटा समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए देशों के बीच यात्रा करता है। अब मान लीजिए ये इंटरनेट भारत पहुंच भी गया
तो आखिर ये आपके शहर और गांव के मोबाइल टावर तक कैसे पहुंचता है? क्या हर टावर के पास सीधा समुद्र से आने वाला केबल कनेक्शन होता है? जवाब है नहीं। जब डेटा भारत पहुंचता है तो सबसे पहले बड़े इंटरनेट हब्स और डेटा सेंटर्स में जाता है। वहां से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पूरे देश में फैले नेटवर्क के जरिए अलग अलग राज्यों, शहरों और जिलों तक डेटा पहुंचाती हैं। अब यहां से डेटा को हजारों मोबाइल टावर्स तक पहुंचाना होता है। कई टावर्स तक फाइबर केबल सीधे पहुंचती है, लेकिन हर टावर तक फाइबर ले जाना हमेशा संभव नहीं होता। यहीं पर माइक्रोवेव लिंक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने शायद टावर के ऊपर लगी गोल डिश जैसी एंटीना देखी होगी। ये सिर्फ एंटीना नहीं होती, ये वास्तव में एक वायरलेस ब्रिज की तरह काम करती है। मान लीजिए किसी शहर में एक मुख्य टावर है जहां फाइबर केबल पहुंचती है। अब उसी टावर की माइक्रोवेव डिश कई किलोमीटर दूर मौजूद दूसरे टावर की डिश से जुड़ जाती है, फिर दूसरा टावर तीसरे से और तीसरा चौथे से। इस तरह इंटरनेट डेटा एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंचता रहता है। आखिरकार ये डेटा आपके गांव वाले टावर तक पहुंच जाता है। अब गांव का टावर इस डेटा को रेडियो वेव्स में बदलता है और वही रेडियो वेव्स आपके मोबाइल के एंटीना तक पहुंचती हैं। फिर आपका मोबाइल उन सिग्नल्स को डेटा में बदल देता है। अब एक और दिलचस्प सवाल आता है, आखिर सर्वर को कैसे पता चलता है कि डेटा किस फोन में भेजना है? मतलब वहां से तो करोड़ों लोगों का डेटा आता है, फिर सिस्टम कैसे पता करता है कि ये आपका डेटा है और इसे आपके फोन तक ही पहुंचना है? इसका जवाब आईपी एड्रेस में छिपा है। जिस तरह हर घर का एक एड्रेस होता है, उसी तरह इंटरनेट पर हर डिवाइस का भी एक एड्रेस होता है। इसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। ये नंबर्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। इंटरनेट पर मौजूद हर सर्वर, मोबाइल और कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। इसी एड्रेस की मदद से डेटा सही जगह पहुंचता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हम लोग अपना फोन नंबर तक याद नहीं रखते, तो इतने लंबे आईपी एड्रेस कैसे याद करेंगे? इसी समस्या को हल करने के लिए डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट लाया गया। आप जो वेबसाइट एड्रेस देखते हैं, जैसे google.com, youtube.com आदि, यही वो नाम है जो मुश्किल आईपी एड्रेस को आसान बना देते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि कंप्यूटर तो आईपी एड्रेस से ही खोजता है, क्योंकि उसे केवल नंबर्स ही समझ आते हैं। अब सवाल ये है कि अगर कंप्यूटर को केवल आईपी एड्रेस चाहिए, तो जब आप youtube.com लिखते हैं तब उसे इसका आईपी एड्रेस कैसे पता चल जाता है? इसका काम डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम करता है। यह इंटरनेट की फोन बुक की तरह होता है। जब आप ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो ब्राउज़र डीएनएस सर्वर से पूछता है कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है। डीएनएस तुरंत जवाब देता है। फिर आपका ब्राउज़र सही सर्वर तक पहुंच जाता है और अब आखिरकार सर्वर और आपका फोन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर ऑप्टिकल फाइबर इतना अच्छा है, तो फिर स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट इंटरनेट क्यों बनाए जा रहे हैं? और जियो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी भी अब भारत में स्टारलिंक इंटरनेट क्यों ला रही है? देखिए, भले ही फाइबर इंटरनेट बहुत तेज और स्थिर होता है, लेकिन इसकी एक कमी है। इसमें जहां टावर होगा वहीं पर इंटरनेट काम करेगा। लेकिन स्टारलिंक इंटरनेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक के सैटेलाइट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं, बल्कि धरती के काफी करीब लो अर्थ ऑर्बिट में रखे जाते हैं। यानी लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर अब तक लगभग 10,000 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च हो चुके हैं। भविष्य में इंटरनेट सिर्फ फाइबर या सिर्फ सैटेलाइट पर नहीं चलेगा, बल्कि दोनों टेक्नोलॉजी मिलकर पूरी दुनिया को जोड़ेंगी।